हेलो एवरीवन। आज उपाय की मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जैसे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पहले पहले लड़ाइयाँ लड़के और अंग्रेज़ों ने हमारे राज्यों पे कब्जा किया, भारत के राज्यों पे। और लड़ाइयों के अलावा और कौन कौन सी पॉलिसीज़ के जरिए इन्होंने भारत पे कब्जा किया। ठीक है। तो इनका एक तरह से मेनली तीन तरह की पॉलिसीज़ थी अंग्रेज़ों की, कि जिनके तहत इन्होंने अनेक्सेशन किया। अनेक्सेशन मतलब इन्होंने काबू किया, अपने पूरे देश पर मतलब राज किया। तो तीन तरह की पॉलिसीज इनकी मेन पॉलिसीज थी। फर्स्ट, पॉलिसी ऑफ वार, युद्ध और विजय। युद्ध लड़ो और उसके बाद में जीत जाओ उस राज्य को, और फिर वो तुम्हारा हो गया, कंप्लीटली तुम्हारा हुआ। कौन ने स्टार्ट किया? रॉबर्ट क्लाइव के टाइम से स्टार्ट होता जा रहा। फिर वॉरेन हास्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हास्टिंग, इन सब ने युद्ध लड़े अपने अपने टाइम पे, और जहाँ पे युद्ध लड़े वहाँ पे जीत के और उस राज्य को अपने अंदर, अपने राज्य के अंदर जीत लिया। ठीक है, अपने सम्मिलित कर लिया। तो ये क्या होता था, इस पॉलिसी के तहत क्या करता था, अंग्रेज क्या करते थे, जाते थे मैदान में, युद्ध लड़ते थे, लड़ाई लड़ते थे, वार लड़ते थे, और उसके बाद में जीतने के बाद में उस जो राजा को हराते थे उसकी टेरिटरी उनके अंडर आ जाती थी। तो डायरेक्ट मिलिट्री इन्वेजन, डायरेक्ट 1-to-1, सामने दूसरा रूलर रहता था, खुद ब्रिटिशर सामने लड़ाई लड़ते थे, और जीतने के बाद में मतलब उनका हो गया वो एरिया। ठीक है। तो ऐसे कहाँ कहाँ पे राज किया इन्होंने? हम लोगों ने बंगाल पे देखा था। ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल को कैसे बक्सर में हराया इन लोगों ने, और फिर उसके बाद में उन्हीं का राजपाट हो गया एक तरह से वहाँ पे। फिर मैसूर पे भी सेम लड़ाइयों के द्वारा ही जीता मैसूर को। ठीक है, हालांकि बाद में सब्सिडरी अलायंस बना लिया था उसके साथ में, पर जीता तो लड़ाइयों के द्वारा था। फिर मराठास के साथ में भी लड़ाइयों के द्वारा ही जीता मराठा को। सिख, एंग्लो सिख वार के बारे में भी आपको बताया मैंने। ठीक है, सिंध को भी ऐसे ही जीता था। सिंध पाकिस्तान में एक पार्ट है, उसको सिंध बोलते हैं। और बर्मा, बर्मा भी कल एक बर्मा की लड़ाई भी आई थी। तो बर्मा म्यांमार को बोलते हैं। ठीक है, अपने जो ईस्ट पार्ट में ना, बांग्लादेश के उधर की तरफ एक और पड़ोसी देश है जिसको म्यांमार बोलते हैं, उसको भी इन्होंने किस तरह से जीता, लड़ाई लड़के। ठीक है, इन सब में युद्ध हुए इनको जीतने के लिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉलिसी थी इनकी। कौन सी? पॉलिसी ऑफ वार। ठीक है, पॉलिसी ऑफ वार। सेकंड पॉलिसी कौन सी है इनकी? पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत मैंने पहले भी आपको बताया कि चलो इसको सहायक संधि, सहायक संधि नाम से भी देख सकते हैं आप। और किसने स्टार्ट की थी इसको? लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, और लगभग ये 5-6 साल के अंदर इसने बहुत सारी सहायक संधियाँ कर ली थी अपने टाइम में, 98 से 1805 के बीच में, 1798 से 1805 के बीच में। ठीक है, तो इसके तहत क्या होता था कि एग्रीमेंट होता था, इसमें लड़ाई उड़ाई नहीं होती थी, इसमें एग्रीमेंट होता था। किस किस के बीच में एग्रीमेंट होता था? जो वहाँ का ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश जो कंपनी थी उसके बीच में। और देखो ये याद रखना, कंपनी तो क्या थी, एक मर्चेंट्स की कंपनी थी, एक मतलब व्यापारियों की कंपनी थी। और उसमें वो क्या करती थी, व्यापारी अपने साथ में सेना भी रखते थे, मतलब लड़ने के लिए सेना, व्यापार करने के लिए भी अफसर। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट था। तो एक तरह से कंपनी बोलेंगे हम। तो कंपनी जो थी, या ब्रिटिश बोल सकते हैं उनकी जगह, जो ब्रिटिश कंपनी थी उसके, और कहीं का रूलर होता, कहीं का राजा होता था, उसके बीच में एक सहायक संधि करते थे वो। लड़ाई नहीं लड़ते थे, वहाँ भेज देते थे अपनी सेना को, और बोलते थे लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं, हम लोग बैठ के संधि कर लेते, बिना लड़ाई के हम लोग एग्रीमेंट कर लेते थे। वहाँ का राजा भी देखो, अंग्रेज बहुत पावरफुल होते जा रहे थे। 1798 तक लगभग उन्होंने पूरा तो वो मुगल वाला एरिया साफ कर दिया था, अवध वाला एरिया लगभग साफ ही कर दिया था, अवध को भी अपने काबू में कर लिया था। उसके अलावा नवाब ऑफ बंगाल को हटा दिया था। उसके अलावा मैसूर के साथ में भी 3 बार तो जीत गए थे, और चौथी भी जीतने वाले थे। फिर उसके अलावा मैसूर, इसके साथ में भी पहला युद्ध हो चुका था मराठाओं के साथ में भी। तो अंग्रेज बहुत पावरफुल बन के निकल रहे थे। तो हर राजा चाहता था कि यार जो मिल जाए इनसे ठीक है, अदरवाइज हमको तो ये भगा ही देंगे यहाँ से। ठीक है, तो सब लोग इनके साथ में संधि करने के लिए तैयार हो गए। जो संधि करने के लिए तैयार हो गया वेरी गुड, जो नहीं करता था उसको इसके ऊपर अटैक कर देते थे, और पॉलिसी ऑफ वार से उसको जीत जाते थे। ठीक है, तो ये जो एग्रीमेंट होता था कि भाई सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, ये एक तरह से बैठ गए मेज के ऊपर, बैठ गए, एक तरफ अंग्रेज बैठ गए और एक तरफ वो जो जिसके राजा के साथ में ये एग्रीमेंट करते थे। अब राजा, आपको क्या लगता है कि राजा क्यों मानेगा उनकी बात? राजा को माननी पड़ती थी। वो बोलते थे नहीं मानोगे हम अटैक करेंगे, आपका राजपाट गया, राजा तुम भी गए यहाँ से पूरी साफ। इससे अच्छा तुम कुछ जो मिल रहा है तुमको वो लेके खुश रहो। ठीक है, तो राजा भी डर के मारे इनके साथ में ये सब्सिडरी अलायंस साइन करने लग गए। इसके तहत क्या था, सब्सिडरी अलायंस के तहत ब्रिटिश ने एग्री कर लिया
कि चलो राजा, हम आपकी हेल्प करेंगे, अगर आप पे कोई भी और दूसरी दुश्मन ताकतों ने हमला किया तो हम आप पे आपकी आपको प्रोटेक्ट करेंगे, कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल, या आपके खिलाफ गृह युद्ध हो गया, आपके लोगों ने बगावत कर दिया आपको हटाने के लिए, या पड़ोसी किसी राजा ने आप पे अटैक किया, तो हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। ये आपका एग्रीमेंट। तो ये तो अंग्रेजों ने बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया राजा को, पर हम लोग क्या करेंगे, आपके राजपाट में अपनी सेना को रखेंगे, पहले भी बताया था मैं, अपनी सेना को रखेंगे, और उस सेना के लिए जो खर्चा पानी सब मेंटेनेंस चार्ज है सारा का सारा, वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। देखो कितने शाणे थे वो लोग, अपनी सेना को आपके वहाँ पे रखेंगे और सारा का सारा आपको खर्चा पानी देना पड़ेगा। तो ये तो खूब, उस राज्य में जितनी हो सके सेना बढ़ा देंगे आराम से धीरे धीरे करके, पूरा खर्चा सेना का तो देना ही नहीं है इनको, कंपनी को, तो क्या होगा, राजा को देना आगे सेना का पूरा पूरा खर्चा, तो धीरे धीरे उनकी सेना उस पूरे राज्य में फैलने लग जाएगी, और कभी भी कुछ आक्रमण हुआ, कोई दूसरी ताकत को हटाना है तो दूसरी ताकत को इजीली हटा पाएंगे, कभी उस राजा को भी हटाना है तो इजीली हटा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तो सारी की सारी सेना ऐसे ही। धीरे धीरे उनकी सेना बढ़ती गई अंग्रेजों की, उसके जिस राज्य, जैसे नवाब निज़ाम था, तो निज़ाम के एरिया में पूरी उन्होंने अपनी पूरी पावर लगा दी, है ना, पूरी सेना लगा दी, और निज़ाम से बोला कि इनका पैसा इनका देते रहो, मेंटेनेंस चार्ज देते रहो हमारी सेना की। तो निज़ाम के पास धीरे धीरे निज़ाम ने सोचा कि मुझे तो प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिटिश सेना है ही है, बाहर से भी और अंदर से भी प्रोटेक्ट करने के लिए, तो मैं अपनी सेना का क्या काम करूँगा, तो सेना को हटा दिया धीरे धीरे करके। उससे क्या हुआ, सेना के बहुत से लोग जो थे उनके पास में अब कोई रोज़गार नहीं रहा, तो वो लोग डकैती वगैरह और इस तरह के काम करने लग गए। तो जैसे महाराष्ट्र में पिंडारी बन गए, इस तरह के, मतलब वो सेना के लोग ही थे जिनको सब्सिडरी अलायंस साइन होने के बाद में, जिनके पास काम धंधा नहीं था और सेना से निकाल दिए गए थे एक तरह से। तो एक तरह से वो ब्रिटिशर्स अपनी सेना वहाँ पे रखते थे, और पूरा पूरा मेंटेनेंस चार्ज वहाँ के रूलर से लेते थे। अब देखिए उसके बाद में क्या हुआ, और रूलर को ये भी बोलते थे, राजा को ये भी बोलते थे कि आप कोई भी दूसरी पावर के साथ में कभी समझौता नहीं करोगे, और ना कभी वार लड़ोगे, ना उसके साथ में ट्रीटी साइन करोगे विदाउट हमारी परमिशन। हम लोग परमिशन देंगे ना तभी लड़ोगे, ठीक है। आप किसी के साथ में हमारे खिलाफ कहीं लड़ने आ जाओ कभी, जैसे सुजाउद्दौला और ये सब मीर कासिम वगैरह लड़ने आए थे, ऐसा कुछ नहीं करोगे आप, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आपने कुछ किया तो आपके राज्य में तो हमारी सेना तो बैठी है, आपका तख्ता पलट कर देंगे, आपको भगा देंगे यहाँ से, ठीक है। ये उसके बाद में नोट एम्प्लॉय एनी फॉरेन नेशनल, और आप अदर देन ब्रिटिश इंग्लिशमैन, ब्रिटिश कोई भी हो उसको तो आप नौकरी पे रख सकते हो अपने राज्य में, पर उसके अलावा और किसी को कोई भी नौकरी पे नहीं रखोगे। तो इससे क्या हुआ कि जो फ्रेंच व्रेंच को ये लोग रख लेते थे, अपने बड़े बड़े पदों पे रख लेते थे, और फ्रेंच वहाँ से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहते थे, वो सब खत्म हो गया। तो इन्होंने क्या कहा कि जो भी इन्फ्लुएंस था फ्रेंच का उसको ख़त्म कर दिया धीरे धीरे इस तरह से इन्होंने किस किस को काबू में किया। सबसे पहले तो हैदराबाद आया था, निजाम ऑफ हैदराबाद आपको पता है। फिर मैसूर की लड़ाई में टीपू सुल्तान मर गया था, वोडियार डायनेस्टी के उस बच्चे को, 1 साल के बच्चे को बैठा दिया था, और वहाँ पे भी सब्सिडरी अलायंस लागू कर दिया था। तो अनेक्स तो कैसे किया था, वार से, और उसके बाद में सब्सिडरी अलायंस लगा दिया था। फिर उसके बाद में तंजौर एक जगह, उस पर भी किया, उस पर भी सब्सिडरी अलायंस लगा दिया। देखो ये पेशवा, सिंधिया और गायकवाड़, ये 4-5 बताए थे मैंने, ये भी फिर बाद में सब्सिडरी अलायंस के अंदर आने लग गए थे। देखो इन्होंने भी एक्सेप्ट कर ली थी सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखिए कि सब्सिडरी अलायंस किसने स्टार्ट की थी, कब स्टार्ट की थी। वेलेस्ली ने स्टार्ट की थी, कब स्टार्ट की थी, 1798 में स्टार्ट की थी। पहला राज्य कौन सा था, हैदराबाद, और इसकी क्या क्या शर्तें होती थी, ठीक है, क्या क्या मेन इसके टर्म्स थे। इससे ज़्यादा तो कोई मेंस में भी नहीं पूछेगा आपसे, तो इतना काफ़ी आपके लिए। फिर तीसरी तरीके से इन्होंने कैसे कब्जा करने लगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस, व्यापकगत का सिद्धांत। ये किसने, ये बहुत पहले से ही लागू कर रहे थे अंग्रेज, पर लॉर्ड डालहौजी आया था ना, उसने बहुत एग्रेसिवली लागू किया। पहले तो कोई इक्का दुक्का राज्य को ही इन्होंने इस तरह से हड़पा था, पर वेलेस्ली ने तो इसके नाम से, डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस के नाम से पूरे पता नहीं कितने राज्यों को हड़प लिया इसके नाम से, ठीक है। इसमें क्या होता था, सिंपल सी बात है, इसके अंतर्गत होता था कि ब्रिटिशर्स क्या बोलते थे, अगर आप हमारे अंडर हैं, आपका सब्सिडरी अलायंस के हमारे, अच्छा ये सब्सिडरी अलायंस में सिर्फ इतने ही नहीं है, और भी बहुत सारे राज्य थे, ठीक है, छोटे मोटे और भी बहुत सारों की लिस्ट थी। तो अगर आप अपना राज्य कर रहे हो, हमारी सेना है आपके अंदर, तो आप हमारे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल के अंदर हो, तो अगर राजा के बच्चा नहीं हुआ तो अडॉप्ट नहीं कर सकता,
ठीक है, कोई बच्चा ले गोद नहीं ले सकता और उसको राजा बना दे कि भाई अब मेरा बच्चा है नहीं तो ये मेरा गोद लिया हुआ बच्चा है, इसको मैं राजा बनाऊंगा, ऐसा नहीं। राजा नहीं है तुम, तुम्हारे बच्चा नहीं है, तुम गए खाम से, निकलो यहाँ से, अब हम राज करेंगे। उसके मरने के बाद तुरंत आ जाते थे अंग्रेज और हड़प लेते थे सारी सारी। तो इफ रूलर हैड नो लीगल मेल हेयर, अगर उसका कोई दत्तक पुत्र नहीं है तो उसको वहाँ से हटा देते थे। उसको तो रहने देते थे, जब वो मरता था उसके बाद में उसका राज्य हड़प लेते थे, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन भी रखते थे कि अगर रूलर इनकम्पिटेंट है, मतलब सक्षम नहीं है राज्य चलाने में, तो भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के उसको हटा देते थे, ठीक है। ये देखिए, तो ये खतरनाक चीज़ें थी, इसकी वजह से इन्होंने बहुत सारी जगह को हड़पा, नागपुर, उदयपुर, झांसी, सतारा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे थे। तो यहाँ पे कोई मेल हेयर नहीं था और वहाँ के राज्यों को इन्होंने हड़प लिया, ठीक है। और इनकम्पिटेंट रूलर कि भाई ये काम करने योग्य यहाँ का रूलर नहीं है, वहाँ से अवध को हटा दिया। अवध पे ध्यान है आप लोगों को, पहले भी अवध का राजा था सुजाउद्दौला, और वहाँ से उसने तो पहले ही हार मान ली थी अंग्रेजों से। बक्सर के बाद में अंग्रेजों के अधीन ही हो गया था वो, इनडायरेक्टली उनके अंडर ही काम करता था। तो लास्ट में यहाँ पे आके उसको बिल्कुल ही हटा दिया कि हटो यहाँ से, निकलो। ये सारे राजाओं को हटाया, या इनकी प्रजा खुश नहीं हुई। इनमें देखो झांसी भी है, झांसी की रानी जो है पूरी की पूरी इसी पे कहानी है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे ही है वो पूरी कहानी, ठीक है। बच्चा नहीं था, गोद लिया वो बच्चा है, फिर उसके बाद में अंग्रेज वहाँ उसके राज्य पर कब्जा करना चाहते थे, वो नहीं माने, विद्रोह स्टार्ट हुआ, समथिंग समथिंग, उसके बाद में लड़ाइयाँ हुई समथिंग। इस तरह से हर राज्य में चल रहा था जहाँ जहाँ पे इन्होंने ये हरकतें की। तो इनकी वजह से ये सारी होते 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 थे, ये हड़पते गए। और 1857 में इन सब के कारण भी एक रीज़न ये भी है कि लोग खुश नहीं थे इन सब कारणों से, कि ब्रिटिशर लोग ऐसे हड़प रहे हमारे राजा लोगों का सारा साम्राज्य। तो 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई, ठीक है। 1857 1857 की जो क्रांति है वो बहुत ही ज़रूरी है, और उसको मैं थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में या मे बी परसों की क्लास में। तो ये एक तरह से उसको उसके बारे में आगे जाएंगे हम लोग। तो बस आपको ये 3 मेथड आपको पता होना चाहिए कि पहला तो वो क्या करते थे कि भाई स्टार्टिंग तो उन्होंने इससे की कि वार करते थे, वार में हरा के और ज़्यादातर लोगों को हरा के, और इन्होंने अपनी पावर बना ली, ठीक है। कुछ राज्यों को हराया इन्होंने, जो जो वार का आपने ये लिस्ट बनाई है ना, भेजिए मेरे को, वो सारी वार लड़ी एक तरह से उन लोगों ने, ठीक है। उसके बाद में वो क्या करते थे कि वार के बाद में अगर जब वो पावरफुल हुए गए तो उन्होंने सोचा कि वार क्यों लड़े, सब्सिडरी अलायंस देते हैं इनको, बैठे बैठे वार के बिना ही हम लोग अपना राज करेंगे पूरे देश में। तो बहुत सारों को सब्सिडरी अलायंस के अंदर ले आए। फिर भी इनका मन नहीं भरा कि कुछ राज्यों को तो हम लोग हड़पना ही, पूरा का पूरा ही हड़पेंगे, ठीक है। तो सब्सिडरी अलायंस इनके अंडर में जो भी राजपाट थे अंग्रेजों के इनडायरेक्टली अंदर थे, तो उनसे बोला कि अगर आपके मेल हियर नहीं है तो मतलब आप गए काम से, हम लोग आपको हटा सकते हैं, या आप अच्छे शासक नहीं है तो भी हटा देंगे। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गई, ठीक है। 3 सिद्धांत है, काफ़ी आप लोगों के लिए इतना जानना। अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डालहौजी ने स्टार्ट नहीं की थी, बस इसने और उस पॉलिसी जो पहले से चली आ रही थी अंग्रेजों की, इसको एग्जैक्टली किसने स्टार्ट किया, इस पर थोड़ा मतलब इतना एग्जैक्टली चीज़ मेरे को नहीं मिल पाई है ना, और इतना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखो कि डलहौजी ने इसको बहुत इम्प्लीमेंट किया था, मतलब फर्स्ट बहुत सारे राज्यों में इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है, एग्रेसिवली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, ठीक है। और ये आप देखिएगा, ये हर एग्जाम में घुमा फिरा के चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। ये दोनों चीज़ों में से सब्सिडरी अलायंस कौन से राज्य ने सबसे पहले किया था, कहाँ कहाँ पे सब्सिडरी अलायंस लगा था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहाँ कहाँ पे लगा था, उसका मतलब क्या है, सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या है, या कोई वार पूछ लेंगे, ये क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। अंग्रेजों के टाइम पे जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, आपको पता है ना, पहले इतनी इंडस्ट्रीज तो थी नहीं, है ना। अच्छा, आपको पता है आज का किसान टैक्स देता है कि डायरेक्टली जो उसके खेत में जो वो कमाता है, मान लो कि उसको साल भर में 1 लाख का फ़ायदा हुआ, तो टैक्स देता है कि 1 लाख पे? नहीं देता। छोटा किसान तो बिल्कुल नहीं देता, बड़े कुछ कमर्शियल फार्मिंग वगैरह पे उन पे लगता है। तो पर ये तो क्यों, क्योंकि आज आज क्या है, आज किसानों को छूट दी जा सकती है क्योंकि हमारे पास में इतनी इंडस्ट्रीज हैं जो टैक्स दे सकती हैं और हमारा देश चल सकता है। पर पुराने ज़माने में इंडस्ट्रीज नहीं थी, सिटीज़ भी नहीं थी, तो ज़्यादातर भारत गाँव में रहता था और खेती करता था। तो पूरे भारत को चलाने के लिए जो जो राजा थे
उनको क्या करना पड़ता था, उन गांव के लोगों से ही एक तरह से क्या लेना पड़ता था, टैक्स लेना पड़ता था कि आप मतलब हमको चलाना है तो हमको तो कुछ पैसा चाहिए। तो क्या दो तरह से टैक्स होता था, एक तो डायरेक्टली कैश में भी ले सकते हो आप। तो पहले के ज़माने में तो कैश नहीं होता था, तो क्या करते थे, जैसे फसल का एक पार्ट ले लिया, ठीक है, अपने गोदामों के लिए। जैसे आपके 10 क्विंटल खेती हुई, 5 क्विंटल हमारी राजा के उसमें चली जाएगी, 5 क्विंटल आप खुद रखो, ठीक है। तो एक तो ये पार्ट हो जाता था। दूसरा, कुछ दूसरे टर्म्स में भी ले लेते थे, चांदी सोना इस टर्म्स में भी लिया जाता था पहले टैक्स। फिर जब से करेंसी स्टार्ट हुई, पैसा कॉइन्स ये सब स्टार्ट हुआ, तो कॉइन के टर्म्स में भी स्टार्ट हुआ, पर राजा महाराजा नॉर्मली उस टर्म्स में नहीं लेते थे। अंग्रेजों ने क्या किया, आते ही स्टार्ट कर दिया कि हमको ये मतलब नहीं है, हम इतना अनाज लेके कहाँ जाएंगे, अपने देश में थोड़ा ना पहुँचाएंगे, हम तो इतना मुट्ठी भर लोग हैं यहाँ पे, तो हमको इतना ये सब नहीं चाहिए, हमको आप कैश में दो पैसा, ठीक है। अब किसान को हमेशा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कैश में भुगतान करने में, ठीक है। वो अपना बोरी वोरी दे देगा कि 5 बोरी ले जाए यार, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, उसको 5,000 मांगोगे तो बड़ा मुश्किल होता है किसान के लिए। तो वहाँ से थोड़ा सा उनका सप्रेशन भी स्टार्ट हुआ, जब कैश में स्टार्ट हुआ सारा का सारा सिस्टम। तो अब पढ़ते हैं, तो अब क्या हुआ कि पुराने ज़माने से इन किसानों पे ही कर लगता रहता था, टैक्स लगता रहता था, ठीक है। तो अंग्रेजों ने भी आके सोचा कि अब हमको रेवेन्यू चाहिए, ठीक है। हम मेरे को मान लो मेरे अंडर बंगाल आ गया, तो अब बंगाल के जो, क्योंकि नवाब को मिलता था पहले के पहले पूरा रेवेन्यू, अब किसको मिलेगा, बंगाल किसके अंडर आ गया था, दीवानी राइट किसको मिल गया था, अंग्रेजों को। तो दीवानी राइट क्या होता है, वो तो टैक्स कलेक्शन ही होता है ना एक तरह से। तो टैक्स कलेक्शन किसके अंडर आ गया, इनके इनके अंडर आ गया। तो इन्होंने टैक्स सिस्टम में कुछ कुछ चेंजेस कर दिए, बात ये, ठीक है। पहला सिस्टम जो कहलाया वो जमींदारी सिस्टम है, दूसरा सिस्टम रॉयटवारी सिस्टम है, तीसरा सिस्टम क्या है, महलवारी सिस्टम। तीनों सिस्टम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं, है ना। बहुत फेवरेट टॉपिक्स हैं, यूपीएससी एसएससी सॉरी इनके तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और भी छोटे मोटे जो भी दुनिया भर के एग्ज़ाम होते हैं, बड़े से लेके छोटा तक, सब में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। पहला जमींदारी सिस्टम किसने स्टार्ट किया, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। इसने कौन से रीजन में स्टार्ट किया, सबसे पहले 1793 तक इनके पास में कौन सा रीजन था, मैसूर भी नहीं था, आया था इनके अंडर में, क्योंकि वो 1799 में आया था, है ना। और ये महाराष्ट्र वाला मराठा वाला रीजन भी नहीं आया था, क्योंकि ये तो थर्ड वार हुई थी 1818 में कंप्लीट हुई थी, तब आया था इनके अंडर। तो यहाँ पे जाके कौन सा रीजन होगा, इन्होंने ये वाला ही रीजन ले लिया था, बिहार बंगाल उड़ीसा, ठीक है। और बनारस, नॉर्थ कर्नाटक भी इनके अंडर ही था, ठीक है। तो ये वाले रीजन के अंदर इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया ना। लगभग जो ब्रिटिश के पास में पूरी ज़मीन थी, लास्ट में जाके उसमें से 19% ज़मीन पे इन्होंने बाद में ये लागू कर दिया वाला सिस्टम। इस सिस्टम क्या होता है मैं बताता हूँ। जमींदार जानते हो आप लोग, अब तो गाँव में ख़त्म हो गए जमींदार। अच्छा, मैं जमींदार की एक फ़ोटो दिखाता हूँ, देखना आप समझ जाओगे। जमींदार समझ गए, जमींदार ये कौन है बताओ, चलो थोड़ा टाइप कर दो, मैं देखना चाहता हूँ ये जमींदार कौन है। आप लोगों ने तो जमींदार देखा होगा इसको, अगर कोई थोड़ी सी पुरानी मूवीज़ देखता है तो, या टीवी पे देखते हैं तो ये आता ही आता है। ओके ओके, सब लोगों को पता है। और ये जमींदार बनता है, आप लोगों को पता है, बहुत खूंखार वाला जमींदार, ठीक है। हर कोई जानता है इसको, है ना, बहुत बढ़िया से हर कोई जानता है ये जमींदार है, ठीक है। एक्चुअल में जमींदार नहीं था, ये एक्टिंग करता था, ठीक है, जमींदारी। पर टोटल मिला के था तो जमींदारी। इसका मूवीज़ वगैरह में आप देखोगे किस तरह से जमींदार होते थे। तो इन्होंने जमींदारी सिस्टम किसने स्टार्ट किया, सबसे पहले मतलब जमींदारी सिस्टम किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया। इसमें क्या किया इन लोगों ने, तीन सिस्टम है, तीन को बस एक बार में मैं समझाऊंगा, तीनों के तीनों सिस्टम समझ में आ जाएंगे आपको। तीन सिस्टम में क्या हुआ, इन्होंने क्या बोला कि भाई ये पूरी ज़मीन है मेरे अंदर, मान लो बंगाल के अंदर मेरी ज़मीन है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला, ब्रिटिशर्स ने, कि ये ज़मीन हमारी है, सब पूरा स्टेट का ज़मीन मान लिया उन्होंने, ठीक है। और उसने उस ज़मीन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और बोल दिया छोटे छोटे पार्ट्स के लिए उसने उन्होंने जमींदार रख दिया, ठीक है। देखो ज़मीन किसकी है, किसानों की, ठीक है। जैसे आप सोचो कि महाराष्ट्र में आपके उद्धव ठाकरे बोले कि अब से पूरी की पूरी ज़मीन महाराष्ट्र की किसकी है, पूरी की पूरी ज़मीन किसकी है, महाराष्ट्र की मेरी है, खुद की स्टेट की, मतलब, है ना, महाराष्ट्र सरकार की है। निकाल सकते हैं, अब तो नहीं निकाल सकते ऐसे कानून, बट उस टाइम पे तो सब अंग्रेजों के अंडर ही था,
तो सारे किसानों को एक तरह से उन्होंने उनके राइट्स ख़त्म कर दिए और बोला कि ये सारी की सारी ज़मीन किसकी है, सेंट्रल को, स्टेट गवर्नमेंट की। और उसके बाद में कल को उद्धव ठाकरे बोले कि भाई मोदा वाला पूरा रीजन एक जमींदार है ना, ए नाम का, वो आके पूरा का पूरा संभालेगा, रामटेक वाला अलग संभालेगा, वर्धा वाला ये जमींदार संभालेगा। इस तरह से जमींदार रख दो ऊपर के ऊपर, और जमींदार को बोल देगा कि आप ये आपके गांव, आपके 100 बीघा आपको मिल गई, 100 बीघा आपको मिल गई। इस तरह से आप लोग पूरा पूरा राज्य पे आप लोग अपना, मतलब आपकी ज़मीन हो गई है, पर स्टेट के नाम से आप वो कर रहे हो, आपकी ज़मीन है पूरा का पूरा, जमींदारों को जमींदार बनाने के बाद में कि आपकी ज़मीन है ये पूरी की पूरी, पर हम कभी भी ले सकते हैं, हम इनडायरेक्ट तुम्हारे राजा हैं एक तरह से, हम आपकी कभी भी ज़मीन ले सकते हैं। पर किसानों के पूरे राइट खत्म हो गए, ठीक है। तो एक तरह से जमींदार आ गए बीच में, ठीक है। पहले एक किसान होता था और ऊपर उसके ऊपर राजा होता था, उसी से डायरेक्ट लेता था। बीच में इन्होंने क्या कर दिया, जमींदार को घुसा दिया, ठीक है। तो अभी पूरी ज़मीन का राइट किसके पास चला गया, जमींदार के पास में। उसके अलावा कंपनी ने क्या बोला कि आपको हमने बना दिया इनका मालिक, ठीक है, इस ज़मीन का मालिक बना दिया, पर इसके मालिक तभी तक हो जब तक आप हमको टैक्स देते रहोगे। अगर आपने टैक्स नहीं दिया तो आप कोई मालिक नहीं हो, हम आपको हटा सकते हैं, ठीक है। तो इनको टैक्स कौन देगा इस टाइम पे, जमींदार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। किसान की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली नहीं है। ऊपर कौन है, सबसे ऊपर कौन है, कंपनी, बीच में कौन है, जमींदार, और सबसे नीचे कौन है, किसान, ठीक है। तो किसान से कुछ नहीं है बात इनकी, उससे बात कर रहे हैं ऊपर से कि हमने आपको पूरी ज़मीन दे दी है इस एरिया की, आप हमको टैक्स ला के दो। टैक्स कितना ला के दो कि जो भी प्रोड्यूस होगा, जो भी एक तरह से आप लोग एक तरह से रेवेन्यू कलेक्ट करोगे एक फार्मर से, जितना कलेक्शन होगा, मान लो कि एक फार्मर ने पूरी पूरी खेती लगाई और वो 100 रुपये की खेती लगी, है ना, 100 रुपये उसने कमाए फार्मर ने। तो आप मान लो कि फार्मर के पास में 10 रुपये छोड़ते हो और 90 रुपये आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जब 90 रुपये कलेक्ट करोगे तो 90 रुपये का 10/11 भाग कंपनी को मिलेगा, 1/11 भाग, 1/11 भाग है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब 11 में से 10 पार्ट आप कंपनी को दे दो, 1 पार्ट आप रखो, जितना आप किसान से कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये हमेशा के लिए, ऐसा नहीं आज की बात नहीं, ये हमेशा के लिए यही होगा, 10/11 भाग ही लेंगे हम लोग। ऐसा नहीं कि कल को आपसे और ज़्यादा मांगने लगे, पर और ज़्यादा क्या मांगोगे, इतना तो मांग लिया, ठीक है। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ। और इनको बोला कि ये परमानेंटली सेटल कर दिया हमने, अब आपको बढ़ाएंगे नहीं कभी भी, ठीक है। और आपके लिए हेरिडेटरी राइट दे दी जमींदार को कि जमींदार का बेटा जमींदार बन जाएगा, आपका जो बच्चा है वही आगे जमींदार बनेगा। तो इससे क्या हुआ, कंपनी के पहले साल ही 80% तक मुनाफा हुआ, ठीक है। अब देखो इससे मुश्किल क्या है, सोचो इस चीज़ को। ये जमींदार तो कभी अचानक से बन गया जमींदार, अब इसको तो कोई मतलब नहीं, इसको तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। अगर ये 100 रुपये लाता है तो मान लो कंपनी को 90 दे देता है, खुद के पास कितना रहेगा, 10 रुपये। अगर ये 200 लाएगा तो कंपनी को कितना देगा, 180, खुद के पास में कितना रहेगा, 20। तो ये किसान से क्या बोलेगा, 100 नहीं, मेरे को 200 दो, 200 रुपये दो, मेरे को 300 रुपये दो। और किसान को क्या करेगा, इतना परेशान कर देगा कि भाई अगर तुमने नहीं दिए तो तुम्हारी ज़मीन ये वाली जो तुमको दे रखी है मैंने बटाई पे, ये मैं किसी और को दे दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो गई, किसान से ये लोगों ने मांगना बहुत स्टार्ट कर दिया। अब कंपनी इसमें खुश थी कि ठीक है, जमींदार कितना भी परेशान करे, मेरे को तो हमेशा जो भी वो लेके आएगा किसान से, उसका 10/11 तो मिल ही जाएगा, तो मेरे लिए तो बढ़िया है। कंपनी तो यही सोच रही थी। पर इससे क्या हुआ, किसानों का बहुत ही बुरा नुकसान हो गया, किसानों के पास कुछ बचता ही नहीं था इस तरह से। और इसकी वजह से किसानों ने विद्रोह भी स्टार्ट कर दिया कई जगह, उस पर भी हम आएंगे। ये लोग कभी ज़मीन वमीन पर नहीं जाते थे कभी भी, तो एब्सेंटी रहते थे। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म किसको बोलते हैं कि भाई वो पहले किसान अपना खुद की खेती खुद करता था, अभी मालिक कौन बन गया, जमींदार। जमींदार को कोई मतलब नहीं, अपनी एक हवेली बना लेगा दूर कोई सिटी उटी में, और बस अपने अंडर किसान है, एक मुनीम रख लेगा या कुछ, वो जाके क्या करेगा, सारा का सारा कलेक्शन करके ले आएगा, ठीक है। और भी इनके नाम है, परमानेंट सेटलमेंट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसको परमानेंटली सेटल कर दिया, 10/11 भाग ही लेंगे, 30, और आपके सब बच्चे उच्चे हमेशा जमींदार बनते रहेंगे, ठीक है। और भी मालगुजारी, बिजवेदारी, जागीरदारी, ये सब इसके दूसरे नाम हैं, ठीक है। दूसरा सिस्टम देखिए, रायोटवारी सिस्टम। इन्होंने क्या सोचा, धीरे धीरे बस जब ब्रिटिशर्स का कंट्रोल भारत पे और बढ़ गया, तो इन्होंने सोचा कि यार 1820 में कि नहीं, ये सिस्टम सही नहीं है, किसानों के साथ बहुत ख़राब कर रहे हैं लोग।
है ना, इतना इतना उनको ऑप्रेस कर रहे हैं कि अब कब से अंग्रेज इतने चहीते कब से हो गए। दो चीज़ हो सकती है, क्या तो उनका जो गवर्नर जनरल है वो कोई अच्छा बंदा आ जाए तो वो सोचने लगेगा, या दूसरी चीज़ है कि उनको पता है कि लॉन्ग टर्म में किसान विद्रोह कर देंगे। जब विद्रोह कर देंगे तो क्या होगा, जमींदार को भी मारेंगे और हमको भी मारेंगे। तो उनको ये शायद, वो बहुत सियाने लोग थे, तो उनको पता था इन सब से बचने के लिए किसान को थोड़ा थोड़ा फ़ायदा देना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो थॉमस थॉमस मुनरो थे, उन्होंने क्या किया, ये रायटवारी सिस्टम स्टार्ट किया। कहाँ कहाँ पे स्टार्ट किया, जो ये बचा उसके अलावा मद्रास, बॉम्बे, असम, कुर्ग, लगभग 51% एरिया में। ये कितने परसेंट एरिया में था, 19, इससे लगभग 2-3 गुना पार्ट में, ठीक है। इसमें इन्होंने जमींदारों को बीच में लाए नहीं, ये लोग इन्होंने डायरेक्ट रिलेशन रखा पीजेंट से, मतलब किसानों से। किसानों को बोला तुम मालिक हो किसान, कोई दिक्कत नहीं है, बस हम, आप हमको रेंट देते रहो इस ज़मीन का, जिस ज़मीन पे आप कर रहे हो ना वो रेंट देते रहो। अगर आपने रेंट नहीं दिया तो फिर हम आपकी ज़मीन ले लेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात। मतलब उनके पास में एब्सोल्यूट राइट था, वो तो कभी भी चाहे तुम्हारी ज़मीन हो तो भी ले लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, किसानों को बोला कि आप हमको डायरेक्टली टैक्स देते रहो, तुम ही मालिक हो, तुमसे हम डायरेक्ट कलेक्ट करेंगे, तुम टैक्स देते रहो बस, ठीक है। पर ये टैक्स, ये जो टैक्स या रेंट बोलते थे, दोनों चीज़ों में से एक भी बोल दो आप, तो ये जो चीज़ थी ना ये बहुत हैवी थी। लगभग जो रेवेन्यू होता था उसका 45 से 50% ये लोग लेके चले जाते थे। जो किसान जितना कमाता था उसका 45 से 50% फिर किसान के जो, मतलब किसान जितना बेचता था, मतलब 100 रुपये का बेचा तो उसका ये लोग इतना ले जाएंगे, फिर किसान कहाँ से क्या बचेगा उसके पास में। आज पूरा 100% रहता तो कुछ बचता नहीं। तो इस तरह की हो गई। तो अब क्या हुआ, और जो मान लो किसान के पास में 40% बच भी गया, उसमें किसान को फिर से बीज खरीदने हैं, फिर से बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो उसके पास कुछ नहीं बचता था। कई बार सूखा पड़ जाता था तो भी ये लोग आते थे और ये बोलते थे कि नहीं, हमको इतना पैसा तो चाहिए आपकी ज़मीन में से। तो इस तरह से किसानों को क्या करना पड़ता था, कई बार कर्जा लेना पड़ता था इन कंपनीज को देने के लिए पैसा। तो यहाँ पे आगे मिडल मैन, लाला, मुनीम, ये जो बीच के लोग थे ना, बहुत हैवी रेंट था, इस वजह से दिक्कतें आने लगी। और ये इस तरह के लोग, ये मूवीज में आपने देखा होगा जीवन वगैरह, मिडल मिडल मैन, लाला, मेरे मतलब वो माँ के कंगन रख देता था कोई इनके पास में कि मेरे को, ये क्या करते थे, बहुत हैवी बहुत हैवी इंटरेस्ट पे पैसा देते थे। 2 रुपये सैकड़ा, 5 रुपये सैकड़ा, 10 रुपये सैकड़ा, इस तरह से बड़े हैवी ब्याज पे देते थे लोग, तो वापस चुकता ही नहीं कर पाते थे लोग, और फिर इनकी ज़मीनें हड़प लेते थे किसानों की, ठीक है। तो इसके खिलाफ भी लोग परेशान हो गए, और लास्ट में, और गवर्नमेंट इनको क्या बोलती थी, कुछ कैश क्रॉप्स लगाने के लिए बोलती थी, मतलब गेहूँ वगैरह नहीं, लाइक कॉटन लगाओ। कैश क्रॉप्स होती है ना, कॉटन, मतलब जिसको खा नहीं सकते हो, कैश क्रॉप उनको बोलते हैं जिनको बेचना है मार्केट में, उनके लिए बोलती थी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ और इंटरेस्ट भी रहा करते थे, तो इसलिए कैश क्रॉप्स के लिए बोलती थी। और लास्ट में इनकी भी घड़ा भर गया और इन्होंने भी राइट स्टार्ट कर दी, मतलब लड़ाई स्टार्ट कर दी। और यहाँ के पीजेंट्स को, उसको वो बोलते हैं डेक्कन एग्रेरियन राइट्स, 1875 में स्टार्ट हुए। इसके बारे में भी हम आएंगे थोड़ी देर बाद, मतलब आज नहीं, कभी दूसरी क्लास में। तीसरा सिस्टम जो स्टार्ट किया, बेनेडिक्ट, अच्छा आदमी बताता हूँ मैं हमेशा इसको, तो ठीक है, 1833 में स्टार्ट किया बेनेडिक्ट ने, महलवारी सिस्टम। इसने इन दोनों से थोड़ा सा अलग सिस्टम स्टार्ट किया, और इसने जो जो पोर्शन छूटा ना अपना नॉर्थ वाला, पंजाब वाला, हरियाणा वाला, आगरा वाला, है ना, और ये मध्य प्रदेश वाला, और थोड़ा पाकिस्तान में आता, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान में, अब तो यहाँ पे नहीं है। तो इस वाले एरिया में इसने क्या किया, महलवारी सिस्टम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लगभग 30% जो एरिया बचा ना ब्रिटिश इंडिया का, उसमें देखो 19 + 51 हो जाता है 70, और ये हो जाता है 30, मतलब 100% हो गया। इसमें क्या करता था वो, पीजेंट से नहीं बात करता था, वो एक गांव के मुखिया से बात करता था। मुखिया को बोलता था तुम मालिक हो, तुम मेरे को पैसा दो बस, और कुछ नहीं, मेरे को नहीं मतलब, आप अपने गांव में डिस्ट्रीब्यूट कर लो किसको कितनी ज़मीन देनी है, उनसे आप उगाई करो, तो उसके बाद में खेल खत्म। तो ये गाँव की, पूरे गाँव की ओनरशिप रहती थी इसमें, और पूरे गाँव से वो कलेक्शन लेता था, ठीक है। दिक्कत इसमें भी क्या थी कि बहुत ज़्यादा रेंटल वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, 66%। जो बेचा उसका 66% ले लेंगे, तो क्या बचेगा किसान के पास, मतलब इससे भी ज़्यादा, ठीक है। इनको लगता था कि ये बहुत उपजाऊ ज़मीन है, ये पंजाब वगैरह हरियाणा वाली, तो इनसे तो ज़्यादा ले सकते हो आप, तो इसलिए यहाँ तक 66% तक भी गया। इन्होंने सेटल किया कि 30 साल तक हम 66% लेंगे। तो ये लोग भी परेशान हो गए, बाद में इन्होंने भी विद्रोह कर दिया था।
और धीरे धीरे जो गांव का मुखिया था वो धीरे धीरे वो भी जमींदार की तरह करने लग गया। ठीक है, तो इसमें भी ये दिक्कत आने लग गई, धीरे धीरे वो भी जमींदार बन गए। तो ये तीन तरह के सिस्टम है। ठीक है, जमींदारी, प्राइवेटवारी, महलवारी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कब कौन सा स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया। ठीक है, और मैंने कहानी तो बता दी। जमींदार में क्या, एक जमींदार आ गया बीच में। प्राइवेटवारी में क्या, सीधे किसान से डायरेक्ट रिलेशनशिप। महलवारी में क्या, किसान से नहीं, एक विलेज के एक मुखिया से, मतलब एक पूरे विलेज के साथ में। ठीक है, उसके साथ में सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है। जमींदारी का भी प्रॉब्लम है बहुत है, मतलब वो लोग शोषण करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे कैप्चर करने की कोशिश करते थे। प्राइवेट वारी में क्या होता था, प्राइवेट वारी में भी क्या दिक्कत है कि बहुत ज़्यादा एक तरह से मतलब बहुत बहुत सारा रेंट देना पड़ता था, 45 से 55%। और महलवारी में बहुत सारा टैक्स देना पड़ता था। इतना याद रखिए, काफ़ी आप लोगों के लिए। और इसके अलावा आप ये मैप में भी थोड़ा देख सकते हैं, इस मैप में देख सकते हैं ये वाला पोर्शन पूरा कौन सा है, जमींदारी। और ये वाला कौन सा है, जो ग्रीन ब्लू है, ये वो कौन सा है, राइटवारी। और जो रेड है, ये सॉरी ग्रीन है, वो कौन सा है, महलवारी। अब पाकिस्तान नहीं है इसलिए अपने देश में इधर का बनाया नहीं। ठीक है, और जो बचा है उसमें मिक्स वेक्स सिस्टम चलता था, सब मिक्स सर। ठीक है, तो ये वाला मोटा मोटी मैप में दिखा दिया है। बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि उस टाइम पे इस तरह से इंडिया का मैप था नहीं, तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं हो सकता, पर मोटा मोटी आपको आइडिया लगाने के लिए ये बना दिया गया। ठीक है, तो इसी के साथ में आज की जो हिस्ट्री की क्लास ख़त्म होती है।